Hello, students. Welcome to the next lecture of your Rohit sir. तो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है जेई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट के चैप्टर वाइज डिस्कशन की। हमारा पिछले लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन का टॉपिक था दैट वाज क्लास 11th का एक बहुत क्रूशियल टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट के अंदर एंगेज करा और बताया कि सर हमें रिडॉक्स रिएक्शंस का नेक्स्ट डिस्कशन भेज दीजिए। तो बच्चों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो कंटिन्यू करते हैं। ये जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस ये एक्चुअल में काफ़ी इजी चैप्टर है और केमिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि वो अच्छे आसान चैप्टर्स में भी गलतियां कर बैठते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो चैप्टर्स इजी हैं उसके अंदर अपने नंबर नहीं कटवाने। द रीज़न वाई पीपल डू मिस्टेक्स इन ईजी चैप्टर्स इज दैट दे स्किप फ्यू वर्ड्स, मतलब रीडिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं तो क्वेश्चन सही से इंटरप्रेट नहीं होता। कोई भी अच्छा बच्चा जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट की तैयारी करी हो और अगर उसने अच्छे से क्वेश्चन रीड करा हो और उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया हो तो उसकी मिस्टेक नहीं होती, उसकी एक्यूरेसी सही रहती है। तो केमिस्ट्री के अंदर एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐसे इजी टॉपिक्स में पूरे नंबर लेना। तो आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेन 2026 में जनवरी शिफ्ट में आया, इट्स अ वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कहा गया है, क्या कहा गया है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम in the final product formed in reaction between Ki and acidified K2Cr2O7 solution is। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की डिस्कशन करी गई है। किसको किससे रिएक्ट कराया गया है सर? सर रिएक्ट कराया गया है Ki को इसके साथ सर K2Cr2O7 के साथ, और सर इसके अंदर मीडियम लिया गया है एसिडिक और इसके प्रोडक्ट्स आपको प्रोडिक्ट करने हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस टॉपिक। बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस के अगले जो सवाल हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं बट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट चेक करते हैं सर। हम सबको पता है जो K2Cr2O7 है दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन पर्टिकुलरली एसिडिक मीडियम में ही इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। सर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो सर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिक्रीज लेके आता है, क्योंकि सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इट सेल्फ रिड्यूस होता है। सर इस सवाल ने साफ साफ हमें पूछा है कि सर जो क्रोमियम यहाँ है उसका फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है। तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और आयोडीन यहाँ पे -1 स्टेट में है। जैसा कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, वी ऑल नो दैट सिंस क्लास 9th-10th वी हैव known this, acids react with bases and bases reacts with acids. Similarly, oxidizing agents reacts with what? Reducing agents. Oxidizing agents किससे react करते हैं? Reducing agents के साथ। तो सर reducing agents कौन होते हैं? It's self oxidized, self oxidized होते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो सर खैर क्वेश्चन में तो इस रिएक्टेंट के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं गया, सीधा सीधा पूछा गया क्रोमियम किस चीज़ में कन्वर्ट होगा। ये तो हम जब रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर करते हैं उसमें सबसे पहले जब रिडॉक्स रिएक्शंस वाला पार्ट आता है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस क्या होंगे जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ये याद किया करते हैं। तो सर Cr+6 से यहाँ पे Cr+3 स्टेट में आया करता है, वी ऑल नो दिस। तो सर जब ये +6 से +3 में आता है तो अपने आप को क्या कराता है? रिड्यूस। और एजेंट कौन सा बन जाता है? ऑक्सीडाइजिंग। सर हमारी नॉलेज के लिए, हाँ सर, जो सर ये I-1 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद क्या होएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी यहाँ पे Ki ऑक्सीडाइज होके आयोडीन बनेगा। क्या बनेगा? Ki ऑक्सीडाइज होके आयोडीन बनेगा और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? 0। तो क्वाइट क्लियरली आप नोटिस कर लें सर, क्या सर ये -1 से 0 जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज। और सर क्रोमियम +6 से +3 आ रहा है, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो सर इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या है? ऑप्शन 3।
तो आंसर इज ऑप्शन टू, आंसर इज ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आया था 23 जनवरी की शिफ्ट 2 के अंदर। इससे आगे जो आने वाले रिडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस हैं, दे आर क्वाइट इजी, बट उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज में बार बार कहा था बच्चों, कि पहले जब मैं क्वेश्चन शिफ्ट करके नए क्वेश्चन पे आऊँगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। तो जो बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, उनको इस रिवीजन लेक्चर सीरीज का बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जब हम चैप्टर वाइज जेईई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड है, पेपर सेटर का माइंडसेट हमें बताते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो प्रेपरेशन टूवर्ड्स जेईई, चाहे प्रेपरेशन टूवर्ड्स नीट, वो सही ट्रैक पे चल रही है कि नहीं चल रही, उसका हमें आइडिया लग जाएगा। सो टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, don't just watch the solutions, before the solution kindly solve yourself। जो बच्चे पहले सॉल्व करके फिर सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज डू कमेंट बॉक्स में राइट करें, लिखें कि सर यस वी आर सॉल्विंग बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन, यस सर वी आर डूइंग क्वेश्चंस। तो मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर अगले चैप्टर का नाम भी जरूर मेंशन करें। जो भी नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं डिस्कशन में आए, वी विल मेक वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस चेक इट आउट। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, 20 सीसी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसकी मोलैरिटी हमें ये दे रखी है। इनफैक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट की मोलैरिटी काइंड ऑफ अननोन है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 750 cc of 0.6 मोलर मोहर्स सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड मीडियम फिर से क्या दे रखा है, एसिडिक मीडियम। अगर इससे पिछला क्वेश्चन नोटिस करें तो वहां पर भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में यूज किया गया था एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी एसिडिक मीडियम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। तो सर अभी मैंने आपको बताया था जो ये रिएक्शन होगा, अब हम ऐसे लिख लेते हैं, रिएक्शन A2Cr2O7 रिएक्ट करने वाला है मोहर सॉल्ट से। तो सर इससे मोहर सॉल्ट से रिएक्ट करने वाला है, तो सर पहले तो मोहर सॉल्ट का प्रॉपर फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर मोहर सॉल्ट को हम लिखते हैं FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। सर मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है, जिसके अंदर आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ करता है। सर मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत लंबा है, बट सर इन रिडॉक्स रिएक्शंस हमने पीछे करा था, K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मोहर सॉल्ट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सर जब ये अपने आप को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कराता है, तो इसके अंदर पक्का पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अंडरगो करेगा ऑक्सीडेशन। सर ये फिर से देखें, सर ये ऑक्सीडाइजिंग है, और सर ये पूरा कौन है, रिड्यूसिंग है। सर ऑक्सीडाइजिंग वाला इटसेल्फ क्या करता है, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग वाला इटसेल्फ रिड्यूस होता है, और जो सर रिड्यूसिंग होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। सर बिल्कुल सही है सर। तो सर रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्टेंट्स दिए होते हैं, तो ये क्वेश्चन या एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट्स आपको प्रिडिक्ट करने आते हों। हर बार प्रोडक्ट पहले से दिए नहीं जाते। तो सर यहाँ से हमें पता लग जाएगा प्रोडक्ट्स क्या हैं। सर आपने सिखाया था कि जब क्रोमियम +6 स्टेट में होता है और मीडियम एसिडिक होता है, तो अपने आप को रिड्यूस करके ये क्रोमियम +3 में जाता है। और सर जो आपका मोहर सॉल्ट है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों, मोहर सॉल्ट के अंदर क्या पार्ट है इटसेल्फ जो ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ Fe+2 है, और ये बन जाता है Fe+3। तो बहुत सिंपल सा ये रिएक्शन है। इसके अंदर सिर्फ आयरन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, इसमें से कोई भी और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मोहर सॉल्ट में से चेंज नहीं होती। तो मैं ऐसे कहा करता हूँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब कंपाउंड इतना बड़ा है लेकिन उसमें जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ एक एलिमेंट का है, और वो चेंज भी +2 से +3 सिर्फ 1 यूनिट का हो रहा है। सो नाम बड़े और दर्शन छोटे। मोहर सॉल्ट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जरूर है, बट उसके अंदर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ Fe2+ का हुआ करता है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या, क्वेश्चन ने हमें इसकी कुछ अमाउंट्स दे दी,
क्वेश्चन ने हमें इसकी कुछ अमाउंट्स दे दी और पूछा गया है x क्या है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मोलरिटी निकालना ही हमारा सवाल है। लो सर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सर आपको एक चीज़ याद कराते हैं सर, हम एक लॉ पढ़ा करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर हमें पता है हम क्या कहते होते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टेड of, let us say, first reactant, which in this case is K2Cr2O7, should be equal to number of equivalents reacted of Mohr salt। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक रिएक्टेंट के दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स के बराबर होते हैं, ऐसा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। इसके बेसिस के ऊपर सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल के इक्वेट करें तो इसकी इक्वेशन बनती है मोल्स इनटू n फैक्टर of K2Cr2O7 should be equal to moles into n factor of Mohr salt। सर ये इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सर मोल्स निकालने का एक हमारा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मोल्स जो होते हैं वो आते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से। ये हम मोल्स निकालने का फॉर्मूला अगर यहाँ डाल दें और सर मोलैरिटीज एक की 0.6 मोलर है, दूसरी की x के टर्म में डाल देते हैं। सर यहाँ पे वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर्स। तो मैं एक काम करता हूँ सर, प्रॉपर इक्वेशन बनाता हूँ। मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम पहले K2Cr2O7 की डालता हूँ, तो इसकी है सर x इंटू 10⁻³ सर ये इसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी। और वॉल्यूम इन लीटर्स कितनी है सर, इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000। सर ये सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी ml। हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 1000 करा ताकि वॉल्यूम किस में आ जाए, लीटर्स में। अब सर रह गया n फैक्टर। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हल्की से याद करा देते हैं, क्या सर, n फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अगर मैं n फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करूं तो n फैक्टर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का रेडॉक्स के अंदर जो निकल के आता है वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स showing change, number of atoms showing change in one molecule। एक मॉलिक्यूल में कितने ऐसे एटम्स थे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये कहानी देखें सर तो ज़रा फटाफट से हम एन फैक्टर ज़रा K2Cr2O7 का निकालें। चलो यहीं पे निकाल देते हैं सर, इसका एन फैक्टर निकालें सर। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 से कितनी गई, +3। तो सर चेंज कितना हुआ सर, सर इसका हम एन फैक्टर निकाल रहे हैं। सर इसका एन फैक्टर आ गया +6 से +3, चेंज हुआ 3 यूनिट्स का। और सर कितने एटम्स है, क्रोमियम के 2 हैं या क्रोमियम का 1 है। सर यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन का कोई रीज़न है ही नहीं। क्यों सर, आपने 1 मॉलिक्यूल लिखा है, सर इसका 1 मॉलिक्यूल के इसका, सर जिस सब्सटेंस का आपको एन फैक्टर निकालना है उसी का 1 मॉलिक्यूल। प्लीज़ नोटिस, चेंज निकालने के लिए दोनों को देखना पड़ा, लेकिन जब आपने 1 मॉलिक्यूल देखना है तो उसका देखना है जिसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो इसमें क्रोमियम 2 हैं, 3 × 2 = 6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में आगे के लिए याद ही कर लें, जो एन फैक्टर है वो 6 है। और सर आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 6H2O का एन फैक्टर क्या होने वाला है, सर इसका एन फैक्टर क्या होने वाला है। सर ध्यान से देखें, चेंज +2 से कितने का है, +3 का। चेंज तो सर +2 से +3 का हो गया। अब सर फिर चेंज हो गया 1 का, चेंज पता लग गया। और सर इसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन है, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 1। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 1 है। लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6 था सर। अब सर इधर मोल्स इनटू एन फैक्टर हमने डालने हैं मोहर सॉल्ट के, उसकी मोलैरिटी कितनी थी सर, 0.6 इंटू उसकी वॉल्यूम इन लीटर्स, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम इन लीटर्स कितनी थी सर, 750/1000 इंटू एन फैक्टर सर मोहर सॉल्ट का कितना था सर, 1। तो सर ये डाला 1। अब सर अब कटिंग करके x निकाल लें सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हो गया सर। तो सर ये 1000 कट गया 1000 से, बिल्कुल ठीक है सर। सो x इज इक्वल टू, सर x इज इक्वल टू, मैंने ये 0 काट दी इस 0 से, तो सर ये बन गया 6/10 इंटू 75। सर मैं कैलकुलेशन थोड़ी ईजी करता हूँ, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, बस यही चीज़ों से बचना है, ठीक है। 6/10, 0.6 को 6/10 इंटू 75, एंड नीचे आ गया यहाँ पे 20 इंटू 6, ओह सॉरी, ये 6 इस 6 से कट गया, ठीक है। 20 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴,
-3। ये कैलकुलेशन बन गई। तो अगर बहुत ध्यान से देखें सर, इस कैलकुलेशन में ये बन के आ रहा है, ये 10 भी नीचे आ गया, 200 आ गया, तो ऊपर आ गया सर 75, नीचे आ गया 2, और ये 0 0 100 और इंटू 10⁻³ दिस इज द कैलकुलेशन सर। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सर ये 100 इंटू 10⁻³ बन गया 10⁻1, 10⁻1 ऊपर जाके बन गया 10, तो ये आ गया सर 750/2। सर ये कितना आ गया सर? सर ये आ गया 375। तो सर जो x की वैल्यू है यहाँ से क्या आ गई? 375। आई हैव सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, पूरे रिएक्शन का लॉजिक, मोहर सॉल्ट का लॉजिक, एंड फिर किस किस तरह से हमने एन फैक्टर कैलकुलेट करे और फिर इक्वेशन सॉल्व कर दी। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप, तो मुझे लग रहा है कि इसको 2-3 मिनट लग गए, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अंडर 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे बच्चों, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे बार बार पूछा है, do comment in the comment box, are you finding these questions easy, moderate और confusing? देखो, अगर आप क्वेश्चन का नंबर लिख के फिर मुझे उसका लेवल बताओगे तो मुझे आपको हेल्प करने में और मज़ा आएगा। चलो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के। 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में ये एक और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। इस सवाल में क्या है, कहा गया है x एंड y are the number of electrons involved respectively during oxidation of I-2I2 and S2-2S, यानी आयोडाइड आयन को आयोडीन बनाया और सल्फाइड आयन को सल्फर बनाया बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मैं अभी आपके साथ तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, और ये तीसरे क्वेश्चन में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मुझे लगता है इस बार एनटीए K2Cr2O7 के पीछे हाथ धोके पड़ गई थी जनवरी शिफ्ट के अंदर। चलो, इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया है, और हमसे पूछा गया कि एक्स और वाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड थे उनका वैल्यू निकाल के उनको ऐड करके आंसर बता दो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें काफी लोग मिस्टेक्स करेंगे। आप लोग पॉज करो, अपना अपना आंसर निकालो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वीडियो कंटिन्यू करो, और उसके बाद मेरे से आंसर मैच करना। मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद आपका आंसर गलत हुआ। अगर मैं अब आपको आंसर कंटिन्यू करके दिखाऊंगा तो देखते हैं कौन ऑनेस्टली, कौन सिंसियरली कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि सर फर्स्ट टाइम में मेरा आंसर, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया, करेक्ट रहा, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनकरेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डू ट्राई योरसेल्फ, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। चलो, मैं कर रहा हूं जी। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया है, और हम उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप उससे आंसर मैच करने वाले हो। गलती क्यों होती है सर? हम ये मानते हैं कि I- को हमने I2 बनाना है, बिल्कुल ठीक है, और इसको बनाने वाला कौन है? K2Cr2O7। I- से रिएक्ट करके I2 बनाएगा। तो सर इतना हमें पता लगा है कि ये सारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और सर यहाँ Cr3+ तो बनेगा ही, बिल्कुल ठीक है सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में, वो Cr3+ में कन्वर्ट होता है। और सर इसके साथ साथ सर दूसरा जो रिएक्शन है वो है अगेन K2Cr2O7 विल कन्वर्ट किसको सर? S2- को, किसमें सर? सल्फर, और खुद फिर से किसमें कन्वर्ट होगा? Cr3+। नोटिस करें सर, दोनों बार वही K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट सर एक बार वो I- को I2 बना रहा है, और दूसरी बार वो S2- को सल्फर बना रहा है। चलो चेक करते हैं सर अब क्या करना है। सर फर्स्ट लुक में लगेगा सर यहाँ पे -1 से 0 में आ रहा है, सर यहाँ पे -2 से 0 में आ रहा है। तो सर फर्स्ट लुक में लगेगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए हैं, तो x 1 है, y 2 है, तो x + y 1 + 2 = 3 है। कितने लोगों ने आंसर 3 निकाल लिया है? चेक करें दोबारा। -1 से 0 जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का है, तो सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। सर यहाँ पे सर -2 से 0 जा रहा है, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन 2 का है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 + 2 3। या तो किसी ने आंसर 3 निकाला होगा, या फिर कई लोग क्या करते हैं, सर ये 1 आयोडीन है, ये 2 आयोडीन है, सर यहाँ पे 2 आयोडीन कर दो ना सर, ठीक है, ताकि आयोडीन बैलेंस हो जाए। अब सर 1 आयोडीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, लेकिन 2 आयोडीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो सर यहाँ तो x2 होना चाहिए, और सर y तो यहाँ पे 2 था ही, तो x + y कितना होना चाहिए सर? 2 + 2 = 4।
तो जिनका आंसर 3 या जिनका आंसर 4 है दैट इज इनकरेक्ट, रियली सॉरी, इस तरह से सवाल नहीं करना। तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन कई बार अगर आप रॉन्ग इंटरप्रेट करो तो इवन इजी क्वेश्चन कैन बी इनकरेक्ट। अब करना क्या है सर, उसने थोड़ा सा सटल लैंग्वेज में लिखा है क्या कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, लिखा नहीं है इन बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए। ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का हिडन इंफॉर्मेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट। जब ये रिएक्शन हुआ तो प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन में यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो हमसे पूछा गया है। सर वो कैसे आएगा, उसके लिए सर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ करता था। क्या सर? सर आप दोनों पार्ट्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालो। सर आई माइनस से आयोडीन बनना, अब 2 आयोडीन के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कैसे आया सर? एक सेकंड दोबारा बता देते हैं सर। सर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं ये कैसे आया सर? सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स शोइंग चेंज, नंबर ऑफ एटम्स शोइंग चेंज। सर पीछे आपने एन फैक्टर में भी यही लिखा था, वहां सिर्फ एक फर्क था, नंबर ऑफ एटम्स शोइंग चेंज इन 1 मॉलिक्यूल लिखा था, यहां मैंने इन 1 मॉलिक्यूल नहीं लिखा। तो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 1 मॉलिक्यूल का कोई लॉजिक नहीं है। देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने भी चीज़ों के अंदर चेंज हो रहा है उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई करो। तो सर इसके हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया -1 से 0 1 और चेंज कितने 2 का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हुए हैं। सर आयोडीन के 2 हुए हैं? नहीं सर, पर सर हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है। सर यहाँ पे Cr +6 से Cr कहाँ जा रहा है +3 में, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस फॉर्मूला से चेंज +6 से +3 का 3 का है इनटू 2 Cr हैं 2 सर। सर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्रोमियम 2 है तो वहाँ भी 2 हो गया। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने आ गए 6 आ गए। जब हम रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग करते हैं तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट है उसके पहले इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाला करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं आते तो हम इन वैल्यूज का एलसीएम पता किया करते हैं। इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो एक्चुअल में इसके बैलेंस रिएक्शन में इन दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वैल्यूज का एलसीएम ही करेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो सर यहाँ पे इस बैलेंस रिएक्शन को मैंने पूरा बैलेंस नहीं करा, बट मैंने x की वैल्यू 6 निकाल ली। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया जो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स कर रहे हैं उनके एलसीएम वाली वैल्यू ही पूरे बैलेंस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर माना जाता है। तो x की वैल्यू 6 है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं सर ये -2 से 0, तो सर -2 से 0 में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हो गए सर? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का और सल्फर केवल 1 है, 2 एकम 2। तो सर यहाँ +6 से कहाँ जा रहा है +3। सेम चीज़ आपने यहाँ पे पहले क्रोमियम को बैलेंस किया 2 Cr कर दिया। अब सर आप बताएं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे सर? जैसे इस वाले पार्ट में थे सेम टू सेम, कितने होंगे सर 3 × 2। वाई सर? चेंज 3 का, क्रोमियम 2 है, 3 × 6। अब आप मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये 6 और ये 2 सेम है कि इनका एलसीएम लें? इनका एलसीएम लो। सर इन दोनों का एलसीएम फिर से कितना आया सर? 6 आ गया। तो सर इसके बैलेंस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो फिर से क्या होंगे 6। तो वाई यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अब हमारा फाइनल आंसर इजीली आ गया। तो अगर सर x 6 है और y 6 है तो हमारा आंसर क्या पूछना चाह रहा है x + y। तो आंसर इज 6 + 6 = 12। So this is one of the such questions where people do more mistakes because they wrongly interpret the question statement. ये क्वेश्चन में लिखा नहीं था, ये आपको इंटरप्रेट करना था। सर ये हो गया हमारा जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट का 3rd क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। लेट अस मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन। जैसे मैंने फिर बोला मेरे बच्चों, पॉज करो, अपना आंसर निकालो, मैच करो कि आपका सही आया कि नहीं आया, और कमेंट करो कि आपको क्वेश्चन इजी लगा, मॉडरेट लगा, कंफ्यूजिंग लगा। लो सर यहाँ पे आके चेक करते हैं सर। जब भी आप कमेंट करो ये वाला क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, कंफ्यूजिंग है, स्पेशली जो मॉडरेट या कंफ्यूजिंग हो सर उसका क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना, इट इज़ वेरी गुड। ठीक है जी, चलो आके चेक करते हैं सर। अब आपको बताना क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सर कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन 4th में कुछ करेक्ट नहीं पूछा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये उसकी ऑप्शंस हैं, थोड़ी प्रिंटिंग एरर होगी। ओके सर, चलो कंटिन्यू करते हैं। सर 1 मोल क्लोरीन का KOH सोल्यूशन के अंदर पास किया गया
ठीक है, और कहा गया आफ्टर द रिएक्शन बताएं Cl माइनस ClO माइनस एंड OH माइनस आयंस की कितनी कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, पीपल कैन कमिट मिस्टेक इन दिस। अब ये क्वेश्चन जिसमें आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्या सर, क्लोरीन को जब हम बेसिक मीडियम में डालते हैं और वो भी कोल्ड कंडीशंस में, तो सर उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो सर मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, Cl2 को अगर आप KOH में डालते हैं, जैसे आपने KOH बेसिक मीडियम लिया डाला, तो सर अगर ये कोल्ड KOH है तो सर हमारे को पता है जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो KCl प्लस KClO बनता है। क्या बनता है? KClO। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और बच्चों आपको पता है डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है? जब सेम सब्सटेंस, ध्यान से देखें, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ क्लोरीन -1 में गया, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करोगे +1 आएगी। जब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो, टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ Cl2 से Cl-1 बनना है रिडक्शन होना, रिड्यूस होना, और Cl2 से Cl+1 बनना है ऑक्सीडाइज होना। सर इस क्वेश्चन को सही तरीके से करने के लिए बेटर है कि आप पहले इसका एक बैलेंस्ड रिएक्शन बना लें, क्योंकि उसके थ्रू ही आप रिएक्शन के बाद क्या चीज़ें हुई प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उसने हमसे आफ्टर द रिएक्शन चीज़ें पूछी हैं, तो रिएक्शन ये है, लेकिन इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं, आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करनी आती है, और स्पेसिफिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की जरा कॉपी से रिवाइज करके एक बार चेक करें कैसे करना है। मैं आपको डायरेक्ट एक इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं जो बनने वाला है। सर इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बनने वाला है KCl प्लस KClO प्लस वाटर। जब बैलेंस करेंगे तो सर यहाँ पे 2 KOH आएगा, KCl KClO2 वाटर। नाउ आई होप दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक करें सर कैसे। सर देखें सर यहाँ पे 2 Cl हैं, 2 Cl है, सर 2 K हैं, K 2 हैं, सर O2 हैं, सर O एक ये रहा, सर 2 H हैं, 2 H हैं। बाई चांस मुझे ये बैलेंस्ड इक्वेशन आती थी, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको नहीं आती तो डू रिवाइज द बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी एबल टू, मतलब हम ये क्वेश्चन सही तभी कर पाएंगे अगर हमें ये बैलेंस रिएक्शन आता है। और अगर किसी को डिस्प्रपोर्शनेशन की बैलेंसिंग नहीं आती तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करें, फिर मैं आपके लिए एक स्पेशल सा एक छोटा सा 5 मिनट का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग का अलग से वीडियो डाल दूंगा, बट देन यू हैव टू आस्क मी फॉर दैट। काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको इसकी बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा। अभी के लिए दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अब इस बैलेंस रिएक्शन में हमें क्या क्या गिवन है, तो चेक करते हैं हमें व्हाट इज गिवन टू अस। क्वेश्चन में हमें गिवन है इसका 1 मोल, ठीक है सर, और सर KOH के गिवन है सर इसकी 2 मोलर 2 लीटर सोल्यूशन गिवन है। सर अभी 2 मिनट पहले मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता के आया हूँ सर, क्या सर जो मोल्स होते हैं वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स से निकल के आया करते हैं। सर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सर यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, यस, इसके मोल्स कितने आएंगे 2 × 2, हाउ मच इज दैट 4 मोल्स, ठीक है सर। सर इसका 1 मोल गिवन है, इसका 4 मोल गिवन है, इन दोनों को उन्होंने एक दूसरे से कंबाइन करा, तो ऑब्वियसली अगर ये दो कंबाइन होंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे उसको डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन था, उसकी बैलेंसिंग थी, अब आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। सर इस लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को हम मोल कॉन्सेप्ट में करा करते हैं। सर बहुत ध्यान से देखें, इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा 2 मोल से, सर इसके हैं कितने 4 मोल, तो सर आपको पता है इसका 1 मोल तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इसके 4 मोल पूरे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 में से सिर्फ कितने रिएक्ट करेंगे 2। तो आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे किसके मोल्स टोटल खत्म हो जाएंगे, इसका 1 मोल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके 4 में से केवल 2 ही मोल्स खत्म होंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन। दैट मीन्स ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये कंज्यूम क्या हो जाएगा कंप्लीटली। और सर ये वाला, सर ये है तो 4 मोल्स लेकिन रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स, सो इसके 2 मोल लेफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर, 4 में से 2 लेफ्ट हो जाएंगे। सर जब ऐसा होता है, जस्ट हमारी नॉलेज के लिए, ये बाई चांस आसान वाली बैलेंसिंग और आसान वाली वैल्यूज गिवन है, अदरवाइज आपको लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से पता करना पड़ता है। जो पहले रिएक्टेंट पूरा खत्म होता है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट या शॉर्ट में LR बोलते हैं। सर वो बताया करता है कि सामने वाला कितना रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कितने बनेंगे। यहाँ पे आसान था, यही वाला 1 मोल पूरा रिएक्ट करेगा, तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा 1 मोल,
और सर ये भी कितना बनेगा 1 मोल। सर ये फॉर्म्ड पार्ट है, जब रिएक्शन हुआ बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल रिएक्ट करा, इसका 1 मोल बना, इसका 1 मोल बना, इसके 2 मोल रिएक्ट करे, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए। क्या हो गए? 2 बच गए। ठीक है सर, यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन आसान है, उसने क्या पूछा था, रिएक्शन होने के बाद जो चीजें बची हैं उसके मोल्स ना पूछ के उसकी क्या पूछ ली, कॉन्सेंट्रेशंस, एंड लुक फॉर द ऑप्शंस कॉन्सेंट्रेशंस भी मोलैरिटीज। वी ऑल नो दैट मोलैरिटी कैसे आती है, मोल्स अपॉन क्या, वॉल्यूम इन क्या, लीटर्स। और सवाल ने एक बहुत अच्छी चीज क्या बोली हुई है, सवाल ने कहा है कि अज्यूम वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो आप देखें इस पूरी चीज़ में वॉल्यूम कितनी ली थी आपने, 2 लीटर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताएं, तो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ KOH, क्या मोलैरिटी ऑफ KOH क्या आएगी सर, 2 मोल्स KOH के बचे थे, 2 ही लीटर उसकी वॉल्यूम थी, तो सर ये 1 मोलर आ गई। कितनी आ गई, 1 मोलर। और सर मोलैरिटी ऑफ KCl, मोलैरिटी ऑफ KCl कितनी होगी सर, कितने मोल्स उसके बने थे, 1 मोल। और सर उसकी वॉल्यूम अभी भी कितनी लेनी है, पूरे सोल्यूशन की 2 लीटर्स, तो सर ये कितनी आ गई 0.5 मोलर। सिमिलरली सर KClO की कितनी होगी, सेम टू सेम 1/2 लीटर इज इक्वल टू 0.5 मोलर। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सर इसमें KOH जो है वो हमारा KOH है सर, वो बना है 1 मोलर, बचा है सॉरी, और जो KCl है वो 0.5 मोलर है, और जो KClO है वो 0.5 मोलर है। अब एक चीज़ नोटिस करें सर, उसने हमसे क्वेश्चन में आयंस पूछ लिए। आपको पता है KCl किस पे टूटता है, K+Cl-, और सर KClO किस में टूटता है, ये टूट के क्या देगा, K++ClO-। सर बेस्ड ऑन दैट जितना KClO होगा उतना ही क्या बनेगा, K+ यहाँ से, उतना ही ClO- यहाँ से। और सर यहाँ से K+ कितना बनेगा, ये 0.5 था, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5। तो आप मुझे एक बात बताएं सर, ये सारा कुछ क्या अब मोलैरिटी में ही चल रहा है, यस सर 0.5 मोलर 0.5 मोलर। तो सर Cl- का फाइनली कितना मोलर है, 0.5 मोलर। ClO- का फाइनली कितना मोलर है, 0.5 मोलर। इसी तरह से KOH जब टूटेगा तो क्या बनेगा, K++ OH-। तो सर बताएं अगर KOH का 1 मोलर है तो OH- का भी कितना बनेगा, OH- विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 मोलर। तो माई फाइनल आंसर शुड भी, अगर Cl- ClO- OH- की सीक्वेंस देखें तो इट विल बी 0.5 मोलर, चेक करें कितना है, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर एंड 1 मोलर, विच इज इन द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन 1। रिडॉक्स रिएक्शंस का काफ़ी आसान सवाल, बट इसमें जो यूज़ किया गया वो क्या यूज़ किया गया, केस ऑफ क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन की बैलेंसिंग, और फिर आगे थोड़ा सा बीच में मोल कॉन्सेप्ट, और फिर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इट इज अ कंबाइंड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, बट आपको ध्यान से बैलेंसिंग करके यूज करना है इस क्वेश्चन में। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं सर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए सर, एक और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया 500 ml ऑफ 1.2 मोलर KI सोल्यूशन, ठीक है सर, उसके बाद क्या दिया है, इज मिक्स्ड विद 500 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4 सोल्यूशन इन बेसिक मीडियम। फाइनली K2Cr27 को छोड़ के रिडॉक्स रिएक्शंस के सेकंड इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 की इस क्वेश्चन में बात की जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज रिमेन एनर्जेटिक एंड डू ट्राई दिस क्वेश्चन बिफोर कंटिन्यूइंग विद द सोल्यूशन। पॉज करें, चेक करें, और पॉज करने के बाद कर लिया है तो अब कंटिन्यू करें। अब चेक करें सर, KMnO4 सोल्यूशन बेसिक मीडियम में दिया है और लिबरेटेड आयोडीन, बहुत कुछ बता दिया। बताया गया है कि आपने KI को रिएक्ट कराया KMnO4 से, इस बार जो मीडियम है वो बेसिक है, और बताया गया कि आयोडीन बनेगी। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, KMnO4 बेसिक मीडियम में, चलो आपने ये तो बता दिया सर। सर यहाँ जो आयोडीन है ये -1 स्टेट से 0 में आ रही है। उनको पता है KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने आयोडीन को -1 स्टेट से ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, I2 0 स्टेट में। बहुत बढ़िया। अब सर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, कई बार हमें लगता है कि KMnO4 बेसिक मीडियम में आयोडीन I2 नहीं बनाता, IO3- बनाता है। बट सर इस पर्टिकुलर सवाल में क्योंकि क्वेश्चन ने खुद दिया है कि आयोडीन बनी है, तो हमें वो चीज़ स्किप मार के इसको आयोडीन ही मानना है। लेकिन सर KMnO4 बेसिक मीडियम में खुद क्या बनता है, KMnO4 बेसिक मीडियम में खुद कन्वर्ट होता है
MnO2 में। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है सर, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको याद करने हैं। KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एसिडिक मीडियम में ये Mn+7 से Mn+2 स्टेट में जाता है, दोबारा +7 से +2 में जाता है अगर मीडियम एसिडिक हो। अगर मीडियम न्यूट्रल या बेसिक हो तो ये +7 से +4 स्टेट में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ आता है सर? +7 से +4 स्टेट में। लेकिन सर अगर यहाँ पे स्ट्रांगली बेसिक होता, दिस इज द कैच, दिस इज बेसिक बट नॉट स्ट्रांगली बेसिक। अगर यहाँ पे स्ट्रांगली बेसिक होता तो यहाँ Mn+4 की बजाय Mn+6 माना जाता, बट अभी हम इसको Mn+4 में ही मान रहे हैं। तो ये कुछ हमारे रेडॉक्स चेंजेस हैं जो इस सवाल के ड्यूरिंग होने वाले हैं। अब सर करना क्या है, कह रहा है जो यहाँ से आयोडीन बनेगी, और उसने कहा लिबरेटेड आयोडीन वॉज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। ओहो, इस आयोडीन को फर्दर रिएक्ट किया, फर्दर रिएक्टेड विद Na2S2O3। ओके सर, Na2S2O3, बहुत ही बढ़िया। अब सर उस रिएक्शन में स्टार्च को इंडिकेटर की तरह यूज किया गया। ठीक है सर, स्टार्च इंडिकेटर है, मैं थोड़ा सा आपको याद करा देता हूँ। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च जहां पर भी आयोडीन बोली होती है वो ब्लू होता है, ब्लू विद आयोडीन। वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक, आपने कभी क्लास 9-10 में ऑयल को यूज़ किया हो, ऑयल सॉरी नॉट ऑयल, पोटैटो को यूज़ किया हो। पोटैटो जो होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, उसके ऊपर अगर आयोडीन पड़ जाए तो वो ब्लूइश ब्लैक्स बन जाता है। तो पोटैटो स्टार्च इंडिकेटर का काम करता है, आयोडीन के टच पे आने से ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो जब भी स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आता है कलर क्या आता है? ब्लू। तो जब आयोडीन था और स्टार्च था तो ब्लू कलर था, लेकिन जब वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट कर गया तो अल्टीमेटली जब ये खत्म हो जाएगा आयोडीन तो ये ब्लू कलर गायब हो जाएगा, उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। एंड वी ऑल नो दैट इन रिएक्शंस पर्टिकुलरली टाइट्रेशंस हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं और उनके कलर चेंजेस से रिएक्शन कंप्लीशन का आइडिया लगता है। अब यहाँ पे आपको फिर से एक और रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है। आयोडीन जब Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करता है तो एक बनता है Na और एक बनता है Na2S4O6। ये अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करे पिछले 4 प्लस ये 5वां, ये उनमें से सबसे लेंथी और अच्छा क्वेश्चन है, बट डिफिकल्ट ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं सर। उसने रिएक्शन पे रिएक्शन कंटिन्यू कर दिया सर, पहले Ki से I2 बनाया, फिर उसी I2 को सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करके फर्दर रिएक्शन कर दिया। चलो सर आगे क्या दिया हुआ है सर, वैल्यूज लिखें जरा, किस किस की क्या क्या गिवन है। चलो सर मेंशन करते हैं सर, इसका गिवन है 1.2 मोलर और गिवन है सर 500 ml। अगले वाले का सर, इसका गिवन है 0.2 मोलर और सर 500 ml। बहुत बढ़िया सर। और सर कहता है यहाँ से आयोडीन बनी और उसको रिएक्ट कराया इससे, और इसका गिवन है 0.1 मोलर। पहले ये इस तरह का एरो डायग्राम बनाना इन द रफ और उसमें गिवन डाटा को सही से पॉइंट आउट करके लिखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी ऐसे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। चलो सर अब करते हैं आगे। पूछा क्या उसने, उसने वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ ये पूछा है, इसको हम मान लेते हैं V लीटर। तो उसने हमसे V पूछा है, तो उसने कहा इसको इससे रिएक्ट कराया, फिर ये बना, फिर उसको इससे रिएक्ट कराया, कुछ और बना, तो बताएं इसकी कितनी वॉल्यूम यूज होगी जो इस आयोडीन जो यहाँ से बनी थी उसको खत्म करेगी। तो सर दोबारा से देखना जी, मैं यहाँ से पहले इसके मोल्स पता करता हूँ, इसके मोल्स कितने हो गए। मोल्स था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो सर वॉल्यूम इन लीटर्स, ये तो 500 ml है, 500/1000 कितना होता है? 0.5 लीटर्स। तो ये बन गया सर 1.2 इंटू 500/1000 विच इज इक्वल टू 0.6 मोल्स। क्या बन गया सर? ये 0.6 मोल्स। ओके सर, अब सर यहाँ पे आ जाएं, सेम हेयर, अगर मैं इसको भी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स करूंगा, 0.2 इंटू 500/1000 करूंगा, तो ये आ जाएगा सर 0.1 मोल। सर मैंने दोनों इनिशियल रिएक्टेंट्स के मोल्स पता कर लिए, बहुत आराम से देखना जी। सर Ki के 0.6 मोल्स हैं, ओके सर, KMnO4 के 0.1 मोल है। अब सर जब दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन होती है तो आगे प्रोडक्ट तक जाने के लिए आपको पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करना पड़ता है। रिडॉक्स रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करने का एक बड़ा आसान तरीका है, या तो बैलेंस रिएक्शन ले आओ, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में करा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले का इजीली बैलेंस रिएक्शन बना के फिर कर दिया था, या फिर आप
इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करो, और जिसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो सर यहाँ चेक करें, -1 से 0 में जा रहा है, तो सर मैंने इसका एन फैक्टर निकाल लिया। यहाँ पे जो एन फैक्टर इस वाले के आई का है, अभी पीछे सिखाया था, -1 से 0 जाना, चेंज कितना 1 का, और इसमें आयोडीन कितने हैं 1, तो एन फैक्टर इसका 1 है। तो सर इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, मोल्स इंटू एन फैक्टर 0.6 इंटू 1, हाउ मच इज दैट 0.6 इक्विवेलेंट्स। तो इसके 0.6 इक्विवेलेंट्स आ गए सर। सर ऐसी KMnO4 के निकाल लो, KMnO4 +7 से +4 में जा रहा है, तो यहाँ पर जो KMnO4 का एन फैक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में जो KMnO4 का एन फैक्टर है, तो जैसे आपने सिखाया सर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या कहा था, क्या करते हैं सर, एन फैक्टर निकालने के लिए आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो +7 से +4 चेंज कितने का है 3 का, और सर कितने MN है इसमें 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया सर 3 हो गया। अब सर इसके मोल्स कितने थे 0.1, और इसका एन फैक्टर कितना है 3, तो सर यहाँ से इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए 0.1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.3 इक्विवेलेंट्स। तो काइंडली केयरफुली चेक करें ज़रा, सर ये 0.3 इक्विवेलेंट्स हैं और ये 0.6 इक्विवेलेंट्स हैं। अभी मैंने बताया जब दो रिएक्टेंट्स हों, दोनों के इक्विवेलेंट्स पता लग चुके हों, तो जिसके इक्विवेलेंट्स कम होते हैं वही हमारा क्या होता है एन फैक्टर, सॉरी लिमिटिंग रिएक्टेंट, वही हमारा क्या होता है बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे KMnO4 क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इनिशियली KMnO4 हमारा LR है। LR की फुल फॉर्म क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। सर इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि सर कितना आयोडीन बनेगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 formed should be equal to number of equivalents of LR and which R is equal to how much is that, कितने हैं सर ये 0.3 इक्विवेलेंट्स। बिल्कुल सही है सर यहाँ तक। तो सर आयोडीन के इक्विवेलेंट्स आ गए। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, सर ये जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है सर, ये आयोडीन पीछे से बन रहा है और आगे जा रहा है। पीछे से इसके कुछ मोल्स या कुछ इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं और आगे वही मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। जब ऐसा कोई चीज़ होता है जो पीछे से बन के अगले रिएक्शन में यूज होता है, तो चाहे आप इनिशियली इक्विवेलेंट्स के टर्म में उसको कैलकुलेट कर लो, बट आगे ले जाने के लिए एक बार आपको उसके पहले मोल्स बनाने पड़ते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। तो सर मोल्स बनाने के लिए इसका एन फैक्टर पता करेंगे, और सर कैसे आएगा मोल्स, सर इसके मोल्स आएंगे, मोल्स I2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर। बिल्कुल ठीक है सर, जैसे मोल्स इनटू एन फैक्टर से इक्विवेलेंट्स आते हैं, तो इक्विवेलेंट्स बाय एन फैक्टर से मोल्स आते हैं। तो कितने इक्विवेलेंट्स बन चुके थे 0.3, ठीक है सर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, लिमिटिंग रिएक्टेंट से। तो सर अब 0.3 इसके इक्विवेलेंट्स थे, और इसका एन फैक्टर, सर एन फैक्टर देखना सर, सर ये -1 से कहाँ जा रहा था 0, तो इसमें चेंज कितना था 1 का, -1 से 0, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयोडीन है 2, तो इसका एन फैक्टर सर 1 इंटू 2 है। दोबारा देखें, इस क्वेश्चन में पीछे से जब I-2 में बना था, तो सर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था 1 का, और इसमें आयोडीन के एटम्स कितने थे एक मॉलिक्यूल में 2, तो वहाँ से 1 इंटू 2 करके एन फैक्टर के आ गया 2, तो मोल्स कितने आ गए 0.15 मोल। तो हमें अभी तक पता लग चुका है आयोडीन कितना बना। बस अब क्या करना है, अब इसके इक्विवेलेंट्स अगले रिएक्शन में इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होने चाहिए, यानी हमें दोबारा से क्या लगाना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वेरी सिंपल, अब पीछे से आ चुका है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन, ठीक है जी, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। ये सेकंड रिएक्शन के लिए है, इन सेकंड रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद रिएक्शन कंटिन्यू हुआ था, उसमें ऐसे करना है सर। कर लेते हैं सर, अब बताएं जरा क्या करें। सर मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट होते हैं, तो सर यहाँ आयोडीन 0 से फिर कहाँ जा रहा है -1, तो यहाँ से चेंज कितने का हुआ सर, ऑक्सीडेशन स्टेट का 1, और इसके कितने हैं सर नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल 2, तो सर दोबारा देखें सर, इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर शुड बी इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो सर जैसे आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हो वो लगा दिया, ठीक है सर। अब क्या करें सर, वैल्यूज पुट कर दो, कर देते हैं सर। सर इनिशियली मोल्स कितने थे 0.15 इंटू एन फैक्टर कितना आपने निकाला, अभी आयोडीन का पीछे से भी एन फैक्टर 2 था, आगे भी 2। अब हो सकता है कि पीछे से एन फैक्टर 2 था, आगे कुछ और होता, इसीलिए पहले मोल्स निकाल के कैलकुलेट करा था, यहाँ पे 0.15 इंटू 2 डाल दिया, शुड बी इक्वल टू
मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब इसके मोल्स कैसे आएंगे सर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या सर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो सर इसके मोल्स आ गए 0.1 V इनटू, अब सर निकालना क्या है इसका, एन फैक्टर। अब इसका सिर्फ एन फैक्टर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट रह गया, वो निकालते हैं। सर यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे +2 आएगी, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे +2.5 आएगी। तो सर यहाँ +2 से +2.5 में चेंज कितना है, 0.5 का। कितना चेंज है बेटा, 0.5 का। 0.5 का चेंज है सर। सर 0.5 का अगर चेंज है तो यहाँ पे सल्फर है कितने सर, 2। तो सर इसका एन फैक्टर कितना आएगा, सर इसका एन फैक्टर आएगा 0.5 इंटू 2। हाउ मच इज दैट सर, कैसे आया ये सर, 2 से 2.5 गया, 0.5 का चेंज है और उसमें 2 सल्फर है सर, 4 क्यों नहीं सर, इसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं। जिसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो देख रहे हैं। तो इसका एन फैक्टर 0.5 इंटू 2 कितना आ गया, 1। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। तो सर यहाँ से V निकालना था, V इज द अननोन। सर 0.1 कटा 0.15 से, सर ये आ गया 1.5। 1.5 इंटू 2 आ गया सर क्या, 3 लीटर्स। तो फाइनल आंसर आ गया सर V इज इक्वल टू 3 लीटर्स। पर थोड़ा सा रिएक्शन के बाद रिएक्शन के कारण क्वेश्चन हल्का सा लेंदी था, और आप स्टेटमेंट भी देखें थोड़ी लंबी जा रही है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मेरे हिसाब से, और अगर आपको कंफ्यूजिंग लगा या आपको थोड़ा मॉडरेट लगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं सर कैसा क्वेश्चन था। चलें सर अगला क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं सर। ओके 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 ओके, क्या सर, सर अब आ गया हमारा सुपरस्टार क्वेश्चन। क्या आ गया सर, हमारा सुपरस्टार क्वेश्चन। वाई सर, एक्चुअल में ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नहीं है, ये कहने को बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, कहने को रेडॉक्स रिएक्शन का। ये एक्चुअल में टाइट्रेशंस का एक क्वेश्चन है। टाइट्रेशंस वर्ड आप समझते हो, टाइट्रेशन में हम रिएक्शंस कराते हैं, रिएक्शन अंडर ऑब्जर्वेशन। मैं बहुत बार अपने बच्चों को कहा करता हूं कि बच्चों टाइट्रेशन वर्ड से नहीं कंफ्यूज होना। बहुत बार लोग टाइट्रेशन वर्ड पढ़ते ही कहते हैं औखा होएगा, नहीं नहीं, टाइट्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं है सर। टाइट्रेशन बोलना या रिएक्शन बोलना, इट इज वन और सेम थिंग। ओके सर, फिर बस उसको ध्यान से करना, रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ध्यान से करना, दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। तो अब सर इन टाइट्रेशंस में हम कुछ क्या करते हैं, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस लेते हैं। ठीक है जी, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस। ठीक है सर। सर आप ये सारा कुछ बताइए क्यों रहे हो, रियली सॉरी। पहले क्वेश्चन रीड करें, वाई में इस तरफ आ गया। चलो सर पहले क्वेश्चन रीड कर लें, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, करेक्ट या इनकरेक्ट को थोड़ा सा माइंड में रजिस्टर करो, इसमें गलती नहीं करनी है। सर करेक्ट पूछा है तो उसने बोला हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक प्राइमरी स्टैंडर्ड वाली टर्म के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है सर, प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो अब मुझे पहले इन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सर टाइट्रेशन में कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की पता होती हैं, इन्हीं को स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं सर? सर ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, मेजॉरिटी लोग इस टॉपिक को स्किप करते हैं। ये कहने को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी क्वेश्चन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी क्वेश्चन है। सो इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद थ्री टॉपिक्स, हेंस इट इज अ स्टार नहीं, सुपरस्टार क्वेश्चन। ओके सर, जब हम रिएक्शंस करते हैं उसमें अगर सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता होती हैं, उसको हम कौन से सॉल्यूशंस बोलते हैं सर? स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं बेटो? स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ओके, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आगे दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता या जिसने बाय चांस ये टॉपिक्स पे स्किप किया हुआ था उसके लिए तो एक गोल्डन चांस है टू लर्न दिस टॉपिक। सर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी तो क्या फर्क है? पहली बात सर, इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को यूज करके यूजिंग दिस अननोन कंसंट्रेशंस ऑफ अदर्स कैलकुलेटेड, ये कॉन्सेप्ट है पूरे टाइट्रेशन का। इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस भी बोलते हैं। जिन सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस नोन है उनको यूज करके जिनकी कॉन्सेंट्रेशंस अननोन है उसको कैलकुलेट करना बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ऐसे क्वेश्चंस को टाइट्रेशन का क्वेश्चन बोला करते हैं। सर ऐसे सवालों में
जो नॉन कंसंट्रेशन वाला है उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड। सर प्राइमरी स्टैंडर्ड की खास बात क्या होती है? प्योर होना चाहिए। कैसे? नो रिएक्शन विद एयर होना चाहिए, ठीक है सर। सर नो चेंज होना चाहिए इसके अंदर विद टाइम, नो चेंज विद टाइम होना चाहिए। और सर हो सके तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होना चाहिए, हाई मोलर मास वाला, ठीक है सर, हाई मोलर मास वाला। जब मैं कहता हूँ नो चेंज विद टाइम, मैं कह रहा हूँ स्टेबल होना चाहिए। सर आप क्यों बोल रहे हो? एक बार मेरी बात सुनो सर। जब हम किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को नोन मान के चलते हैं, मान लो मैंने एक सोल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन नोन है और उसको यूज करके मैंने किसी और की अननोन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी। अब मान लो मुझे किसी की कंसंट्रेशन पता थी 0.5 मोलर। अब मैंने जब उसको यूज करा और जब उसको बनाया उसमें थोड़ा टाइम गैप आ गया, मतलब आज मैंने सोल्यूशन 0.5 मोलर का बना के रखा क्योंकि मेरे को उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है तो मेरा स्टैंडर्ड है। अब आज बनाने के बाद मैंने आज ही यूज़ नहीं करा, मैंने आज से 4 या 5 दिन बाद उसको यूज़ करा। अब मैं तो यही मान के चल रहा था कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है क्योंकि मैंने 4 दिन पहले बनाया था। अब मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके अननोन कंसंट्रेशन निकाल दी। अब अगर मान लो उन 4 दिनों में जो मैंने सोल्यूशन 0.5 मोलर का बनाया था ओरिजिनली, वो 0.5 मोलर का ही नहीं रहा, या मैं उसको 0.5 मोलर का मान के चल रहा हूं बट उसमें कुछ इम्प्योरिटी थी और प्योर सब्सटेंस 0.5 मोलर है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरी जो ऑलरेडी नॉन कंसंट्रेशन थी उसमें स्लाइट एरर आ गई, जिस कारण जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसमें भी एरर होगी। ऐसे सोल्यूशन को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं लेते। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो है जिसको अगर मैं आज बनाऊं तो उसकी मुझे कॉन्सेंट्रेशन एक्यूरेटली पता हो और विद टाइम उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। और सर सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, जो भी कंसेंट्रेशन हमें नोन है लेकिन हमें उसके बारे में श्योरिटी नहीं है तो उसको हम पहले दोबारा से चेक करते हैं किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू। यानी मेरे पास एक प्राइमरी स्टैंडर्ड था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मुझे श्योरिटी थी, वो प्योर था, चेंज नहीं हुई, उसको यूज करके मैंने एक अननोन कंसेंट्रेशन को पता कर लिया, वो भी नोन होगी। अब प्राइमरी को यूज करके अननोन को नोन बना लिया, वो नोन वाले को प्राइमरी के बाद वाला सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल दिया। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुरू वाला नोन कंसेंट्रेशन है, प्राइमरी को यूज करके किसी की नोन कंसेंट्रेशन को निकालना, मतलब अननोन को निकाल के नोन बनाना, वो होगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। चलो एनीवेज, प्राइमरी स्टैंडर्ड की कंडीशंस क्या है? सर प्योर होना चाहिए, नो रिएक्शन विद एयर होना चाहिए, सर नो चेंज विद टाइम यानी स्टेबल होना चाहिए, और सर हाई मॉलिक्यूलर मास का होना चाहिए। एक दो कंडीशंस और है, अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस, पता चल जाएगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी, ये नहीं कहा कि hydrated salts always can be used as primary standard. Now in such statement based questions which are quite a forte now coming in JEE mains shifts regularly, statement based questions, इसमें इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़नी है। ये कैन लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा। कहा है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट। आज मैंने आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताया था, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला, FeSO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, और उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। किस किस चीज को प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं? NCERT से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल एंड में जाके ये चीज याद कर सकते हैं। इनफैक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के एंड में NCERT के अंदर ये पूरा एक सेक्शन है जहां पे कुछ कॉमन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक क्या है? मोहर सॉल्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। लेकिन कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है जो बहुत कॉमन है और प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है? NaOH बिल्कुल नहीं है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। सर प्राइमरी स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्या उनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं? यस। तो सर डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है सर, ये स्टेटमेंट ट्रू है सर, ट्रू है। अगला पढ़ें, प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एयर। आई टोल्ड यू नो रिएक्शन विद एयर, तो सर ये भी ट्रू है, बिल्कुल ठीक है सर, ये भी ट्रू है। आगे आ जाए सर। सर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड विद अनदर सब्सटेंस शुड बी इंस्टेंटेनियस एंड स्टोइकियोमेट्रिक, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन होने चाहिए और रिएक्शन फटाफट होने चाहिए, ये कॉमन बात है। किसी भी रिएक्शन से हम अगर अननोन चीज़ों को पता करना चाहते हैं तो एक बड़ा स्पेसिफिक सा पॉइंट है, रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाए और रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग हो या अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रेशो हो। बैलेंसिंग या फिक्स्ड रेशो के अकॉर्डिंग रिएक्शन होना ही स्टोइकियोमेट्रिक होता है, उसी से हम अननोन चीज़ निकालेंगे, तो ये भी ट्रू है।
आगे आ जाए सर, प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। सर अगर वो घुला ही नहीं तो सर वो सोल्यूशन कैसे बनाएगा? तो सर ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, सर ये नहीं हो सकता। तो सर आगे आ जाएं, सर प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड हैव लो रिलेटिव मोलर मास। सर मैंने आपको बताया हाई, तो ये तो टोटल फॉल्स है। सर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी, अरे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द सुपरस्टार क्वेश्चन। ये हम सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सबसे कनेक्टेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों आज मैंने आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने कमेंट करा, रिडॉक्स रिएक्शंस की चैप्टर वाइज डिस्कशन ऑफ जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट 2026 कंप्लीट कर दी। अब आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस which we are doing? एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, प्लीज ऑल्सो कमेंट यस सर आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, थैंक यू सो मच।